हेलो एवरीवन, डेट है आज की 1 मार्च 2026 और हम कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ सीए फाइनल ऑडिट डायरेक्टली फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल रेलेवेंट फॉर May 2026 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। तो चैप्टर 1 के फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हमने फर्स्ट 9 पेजेस कर लिए थे फ्रॉम द आईसीआई स्टडी मटेरियल और अभी ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम पेज नंबर 10 से करेंगे। तो इसमें अभी तक हमने क्या क्या किया है इसे मैं क्विकली आपको रिवाइज करा देता हूँ। अभी तक ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्वालिटी कंट्रोल और इसमें हमने अभी तक किया है चैप्टर ओवरव्यू में हमने देखा था एसक्यूसी 1 एंड एसए 220 क्वालिटी कंट्रोल के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। फिर हमने देखा ऑडिट क्वालिटी का मीनिंग, क्यों ऑडिट क्वालिटी जरूरी है, एसए एसक्यूसी 1 एंड एसए 220 का डिफरेंस, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या है एंड लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, ethical requirements and acceptance and continuance of client relationships and specific engagements। अभी तक हमने इतना कर लिया। अब आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में समझना, फर्म को एस्टेब्लिश करना होगा वैसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो कि डिजाइन हो टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस कि उसके उनके पास सफिशिएंट कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है एंड कमिटमेंट है। हमने जो देखा था यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप में कि इंटेग्रिटी होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए। तो इंटेग्रिटी के रिगार्डिंग जो भी एस्पेक्ट्स थे हमने देख लिए, कॉम्पिटेंस के रिगार्डिंग भी हमने ये एस्पेक्ट देखा था। अब कॉम्पिटेंस के रिगार्डिंग ही अगला एस्पेक्ट है, उसमें ही एचआर एक टॉपिक है। तो देखो ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फर्म के पास सफिशिएंट पर्सोनेल होने चाहिए जिनके पास कैपेबिलिटीज हो, कॉम्पिटेंस हो एंड कमिटमेंट हो टू एथिकल प्रिंसिपल्स एंड उन पॉलिसीज में उनको एचआर पॉलिसीज में जो भी इश्यूज आते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं जैसे कि रिक्रूटमेंट, कंपेंसेशन, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सभी चीजों को एड्रेस करना होगा। एंड साथ ही साथ हर एंगेजमेंट के लिए एक एंगेजमेंट पार्टनर को सौंपी जाएगी उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड एंगेजमेंट पार्टनर की रिगार्डिंग 3 बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे कि जो आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर है, दे मस्ट बी कम्युनिकेटेड to the key members of the client's management and TCWG. Second point, the engagement partner has the appropriate capabilities, competence, authority and time to perform the role. And third point, the responsibilities of the engagement partner clearly defined and communicated to that partner. तो engagement partner को अपनी responsibilities के बारे में पता होना चाहिए, तो ये communicate करो। Second, क्या communication करना है, जो client management and TCWG है उनको communicate करना है regarding the identity and the role of engagement partner. And third, एंगेजमेंट पार्टनर के पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए एंड अथॉरिटी होनी चाहिए एंड टाइम भी होना चाहिए टू परफॉर्म द रोल। इसके बाद है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है तो उसमें परफॉर्मेंस का क्वालिटी देखेंगे हम लोग एंड क्वालिटी मस्ट बी कंसिस्टेंट। तो ये कैसे आएगा? एंगेजमेंट सुपरविजन के थ्रू, कंप्लाइंग विथ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, आप रिव्यू कर रहे हो, टाइमली रिव्यू कर रहे हो, उसके थ्रू आएगा। एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म, इसके थ्रू एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। एंड कंसल्टेशन इन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स। तो ये क्या कहते हैं कि कंसल्टेशन होनी चाहिए, कंसल्टेशन शुड टेक प्लेस इन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स पर्टेनिंग टू एन एंगेजमेंट। जो भी वैसे मैटर्स हैं जो कि डिफिकल्ट हैं या फिर डाउटफुल हैं, उनमें कंसल्टेशन होना जरूरी है। कंसल्टेशन इंक्लूड्स डिस्कशन एट द अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल लेवल विद इंडिविजुअल्स और विद इन और आउटसाइड द फर्म हु हैव स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज। तो डिस्कशन हो सकता है इवन विद इन द फर्म्स और आउटसाइड द फर्म्स एज वेल विद स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज, जिनके पास एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर रीजन का, उस पर्टिकुलर इशू का।
to resolve a difficult or contentious matter. It helps to promote quality and improves the application of professional judgment. तो इसके बाद आता है engagement quality control review. Engagement quality control review, EQCR. तो कोई भी किसी भी एंगेजमेंट में अगर सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो जहां जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उन सभी चीजों को रिव्यू करेगा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ताकि वो ऑब्जेक्टिव व्यू ले पाए। रिपोर्ट इशू करने से पहले उसको रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ द रिव्यू डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंगेजमेंट। तो कितना रिव्यू होगा वो डिपेंड करेगा एंगेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी पे। एंड द रिस्क ऑफ दैट रिपोर्ट and the risk that the report might not be appropriate in the circumstances, and जो risk है कि report might not be appropriate in the circumstances, तो risk जितना हाई रहेगा and complexity जितना हाई रहेगा engagement का, उतना ज्यादा रिव्यू होगा EQCR. The review does not reduce the responsibilities of the engagement partner. ये भी है important चीज कि engagement partner की responsibilities से कम नहीं होगी। क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि क्योंकि EQCR हो रहे हैं तो मैंने कम ध्यान दिया। Engagement quality control review is mandatory for all audits of financial statements of listed entities. तो ये किनके लिए मैंडेटरी है EQCR? जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उनके ऑडिट्स के लिए मैंडेटरी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एंगेजमेंट्स द फर्म शुड डिवाइस क्राइटेरिया टू डिटरमिन केसेस रिक्वायरिंग परफॉर्मेंस ऑफ EQCR. तो लिस्टेड एंटिटीज के लिए मैंडेटरी है, अदर एंटिटीज के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फर्म को डिवाइस करना होगा एक क्राइटेरिया टू डिटरमिन केसेस रिक्वायरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इसके बाद engagement quality control review for audits of financial statements of listed entities includes consideration of the following. जो engagement quality control review होता है for audits of FS of listed entities, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं? It includes the consideration of the following. हमें किन बातों को कंसिडर करना होगा engagement quality control review के लिए for listed entities? The engagement team's evaluation of the firm's independence in relation to the specific engagement. तो engagement team का जो evaluation of independence, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर significant risks identified, इनको कंसिडर करेंगे। फिर judgments made, तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे EQCR करते वक्त। या फिर कितना EQCR करना है, extent of EQCR, उसके लिए इन चीजों को ध्यान रखेंगे। इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग क्या इवेल्युएशन है। सेकेंड, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। थर्ड, जजमेंट्स मेड। फोर्थ, whether appropriate consultation has taken place on matters involving differences of opinion or difficult contentious matter. Fifth, the significance and disposition of corrected and uncorrected misstatements. जो corrected and uncorrected misstatements हैं, उसका significance कितना बड़ा है वो corrected and uncorrected misstatements. फिर उसके बाद the matters to be communicated to management and TCWG. जो भी matters communicate हुए हैं to management and TCWG, इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम ध्यान में रखेंगे EQCR करते वक्त। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा। इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखेंगे, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड, जजमेंट्स मेड, अब वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज टेकन प्लेस। फिफ्थ, सिग्निफिकेंस एंड डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। सिक्स्थ, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट एट TCWG। सेवेंथ, whether working papers selected for review reflect the work performed in relation to the significant judgments and support the conclusions reached. जो working papers जो ऑडिटर बनाता है, तो जो working papers select हुए हैं for review, whether they reflect the work performed in relation to the significant judgments and support the conclusions reached. क्या वो conclusions reached को support कर रहे हैं and क्या उसमें significant judgments involved है, इसको भी ध्यान में देगा। And eighth, the appropriateness of the report to be issued, very important, 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन सकता है इस पे। तो the engagement quality control review for audits of FS of a listed entity includes the consideration of these 8 things. क्या क्या? Independence के regarding the engagement team's evaluation of firm's independence, फिर risk, significant risk identified, judgments made, appropriate consultation has taken place or not, significance of corrected and uncorrected misstatements, matters to be communicated to management at TCWG,
whether working papers selected for review reflect the work performed in relation to significant judgments, and eighth, the appropriateness of the report. इसके बाद डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कभी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो क्या करेंगे? There might be differences of opinion within the engagement team with TCW with those consulted and between the engagement partner and engagement quality control reviewer. ये भी हो सकता है कि engagement partner and engagement control quality control reviewer में differences हो of opinion, या फिर engagement team में and जिससे हमने consultation लिया हो उनमें difference of opinion हो तो क्या करेंगे? The report should only be issued after resolution of differences. ये ध्यान देना, अलग अलग इस केस में रिपोर्ट नहीं इशू करेंगे, जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जब रिजॉल्व हो जाएंगे तब इशू करेंगे. इन केस रिकमेंडेशंस ऑफ engagement quality control reviewer are not accepted by engagement partner, matter is not resolved, लेकिन अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होता है तो क्या करेंगे? टू reviewer satisfaction, the matter should be resolved by following established procedures of firm, like by consulting with another practitioner of firm or a professional or regulatory body. तो अगर मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो भी मैटर को रिजॉल्व करेंगे. The matter should be resolved by following established procedures of firm. कैसे रिजॉल्व करेंगे? लाइक बाय कंसल्टिंग विद अदर प्रैक्टिशनर्स, या अदर फर्म से हम कंसल्ट करेंगे, या अदर प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडी से कंसल्ट करके करेंगे. बट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जब तक रिजॉल्व हो ना जाए तब तक हम रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते हैं. इसके बाद एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. द फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स फॉर एंगेजमेंट टीम्स टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल्स ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड. जब एंगेजमेंट रिपोर्ट्स फाइनलाइज हो जाएं तो एंगेजमेंट टीम्स कंप्लीट करेगी असेंबली of final engagement files on a timely basis. Final engagement files की assembly को complete करेगी after the engagement reports have been finalized. Engagement files should be completed in not more than 60 days after the date of auditor's report in case of audit engagements, and in other cases within the limits appropriate to engagements. तो जो engagement files हैं उनको complete करना होगा within 60 days after the date of issue of report, ऑडिट रिपोर्ट. एंड जब ऑडिट नहीं है, ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है, कोई और एंगेजमेंट है, तो उस केस में लिखा है विद इन द लिमिट्स अप्रोप्रिएट टू एंगेजमेंट्स. अगर दो या उससे ज्यादा रिपोर्ट अगर इशू हो रहा है तो फिर जो एंगेजमेंट फाइल्स की असेंबली होगी वो ऐसा माना जाएगा कि जो डिफरेंट रिपोर्ट है वो सेपरेट रिपोर्ट है, वो सेपरेट एंगेजमेंट के लिए है. उस तरीके से मान के जब रिपोर्ट इशू होगा उसके विद इन 30 डेज का टाइम है फॉर द असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल्स. के बाद care should be taken that policies and procedures on documentation of the engagement quality control review should require documentation that किस चीज की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए हमें? The procedures required by the firm's policies on engagement quality control review have been performed. जो प्रोसीजर्स हैं required by the firm's policies on engagement quality control review वो परफॉर्म हो चुके हैं. ठीक है, ये इन चीजों का केयर करना पड़ेगा कि जो प्रोसीजर्स हैं रिगार्डिंग EQCR दैट हैव बीन परफॉर्म्ड. फिर सेकंड, the engagement quality control review has been completed before the report is issued. रिपोर्ट इशू होने से पहले EQCR हो जाना चाहिए. एंड थर्ड, the reviewer is not aware of any unresolved matters that would cause the reviewer to believe that the significant judgments the engagement team made and the conclusions they reached were not appropriate. तो ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई भी मैटर नहीं होना चाहिए अनरिजॉल्व मैटर जिससे कि रिव्यूअर ऐसा सोचता, अगर उसे मैटर पहले पता चल जाता तो ऐसा वो सोचता कि जो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है. तो ऐसे कोई भी अनरिजॉल्व मैटर्स नहीं होने चाहिए. तो क्या बोला मैंने? इन चीजों का केयर करना पड़ेगा. किन चीजों का केयर करना पड़ेगा? फॉर रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, तो इन चीजों का केयर करना पड़ेगा. एंड EQCR की जो रिपोर्ट होता है उसमें इन चीजों को लिखना होगा. The procedures required by the firms have been performed. जो procedures हैं regarding EQCR have been performed. Second, EQCR has been completed before the report is issued. And third, a reviewer is not aware of any unresolved matters. Okay? ठीक है. इसके बाद क्या लिखा है इन्होंने?
unless otherwise specified by law or regulation, engagement documentation the property of the firm. Engagement documentation जो जो वर्किंग पेपर्स हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये दिस इज द फर्म्स प्रॉपर्टी, ये क्लाइंट को नहीं देना है. The firm may, at his discretion, may make portions of or extracts from engagement documentation available to client. बट अगर चाहे फर्म अपने डिस्क्रेशन पे, क्लाइंट जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे तो उसके कुछ पोर्शन को या एक्सट्रैक्ट्स को क्लाइंट्स को अवेलेबल करा सकता है, प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड. ठीक है. और इन द केस ऑफ एश्योरेंस एग्रीमेंट द इंडिपेंडेंस ऑफ द फर्म और पर्सनल, ये है. तो चाहे तो अवेलेबल करवा सकता है टू द क्लाइंट. In the specific case of audit engagements, the retention period is no shorter than 7 years from the date of auditor's report, or if later, the date of group auditor's report. मतलब कि जब ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गया उसके 7 years लेटर, 7 years बाद तक मिनिमम आपको रिटेन करना होगा. क्या? एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. जो आपके एंगेजमेंट वर्किंग पेपर्स हैं उसको आप मिनिमम 7 years तक आप रिटेन करोगे. इन केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स. इन केस ऑफ अदर एंगेजमेंट्स लाइक अदर देन ऑडिट, तो उस केस में फिर जो भी लॉ परमिट करता है या फिर लॉ रेगुलेशन के द्वारा रिक्वायर्ड है, वो आपको उतने ईयर्स के लिए आपको रिटेन करना पड़ेगा, उतने पीरियड के लिए. एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. इसके बाद है मॉनिटरिंग. तो फर्म को मॉनिटर करना जरूरी है, जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं, इंस्पेक्शंस टाइमली हो रहे हैं या नहीं, रिव्यूज कैसे हो रहे हैं, वर्क परफॉर्म्ड कैसे हैं, तो इन सभी चीजों को मॉनिटर करना जरूरी है. क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट्स हैज टू बी मॉनिटर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट फॉलोइंग फैक्टर्स. इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए उनको मॉनिटर करना पड़ेगा. क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट्स. What are the factors? Deciding whether the quality control system of the firm has been appropriately designed and effectively implemented. तो जो क्वालिटी कंट्रोल्ड है वो इफेक्टिवली डिजाइंड एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं, अप्रोप्रिएटली डिजाइंड एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड. सेकंड, examining whether new developments in the professional standards, legal and regulatory requirements have been reflected in the quality control policies. तो कोई न्यू डेवलपमेंट्स अगर हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में या लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में, तो whether they have been reflected in the quality control policies. Third, conducting monitoring by entrusting responsibility of monitoring process to a partner or other persons with sufficient and appropriate experience and authority in the firm. तो मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? बाय इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस टू अ पार्टनर और अदर पर्सन विद सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एक्सपीरियंस. इसके बाद dealing with complaints and allegations against the firm or any employees of it of non-compliance with professional standards or legal and regulatory requirements by a person within or outside the firm. तो डील करेंगे with complaints and allegations against the firm or any employees of it regarding the non-compliance with professional standards or appropriate regulatory requirements. कोई भी कर सकता है by person within or outside the firm. तो जो कंप्लेंट्स आएंगे या एलिगेशंस अगर आते हैं किसी भी एम्प्लॉयज के अगेंस्ट में या फिर फर्म के अगेंस्ट में ऑफ नॉन कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, चाहे वो पर्सन विद इन द फर्म कंप्लेंट करे या आउटसाइड द फर्म कंप्लेंट करे, तो उसको हमें डील करना पड़ेगा अप्रोप्रिएटली कि नॉन कंप्लायंस था या नहीं. फिफ्थ, टेकिंग अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शंस अगेंस्ट द पर्सनल हु डिड नॉट कंफर्म टू क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज. तो अगर जो कंप्लेंट्स आए थे वो सही साबित हो जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग रेमेडियल एक्शंस लेंगे अगेंस्ट द पर्सनल जिन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया, उनके अगेंस्ट. सिक्स्थ, टेकिंग एक्शंस व्हेन डेफिशिएंसीज इन द डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और नॉन कंप्लायंस विद द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आइडेंटिफाइड. तो कभी भी अगर नॉन कंप्लायंस का इशू आता है फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में, तो फिर टेकिंग एक्शंस मतलब कि उनको सही करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को उस तरीके से बनाएंगे ताकि कंफर्म करे टू क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज.
तो क्या हमने पढ़ा, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट हैज टू मॉनिटर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो क्वालिटी कंट्रोल है ऑफ एंगेजमेंट्स उनको हम मॉनिटर करेंगे, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। तो 6 पॉइंट्स मैंने बोला कि whether they are appropriately designed and effectively implemented quality control policies. सेकेंड, न्यू डेवलपमेंट्स अगर आए हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में तो वो रिफ्लेक्टेड है या नहीं इन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। थर्ड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस वो हम एक पार्टनर को देंगे या फिर अदर पर्सन को देंगे जिनके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस है एंड अथॉरिटी इन द फर्म। फोर्थ, अगर कोई भी कंप्लेंट आता है रिगार्डिंग द नॉन कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स तो उस केस में भी उन कंप्लेंट्स के साथ डील करेंगे। सिक्स, टेकिंग अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शंस। अगर किसी भी पर्सनल के खिलाफ जो कंप्लेंट आता है वो पता चल जाता है कि सही है, मतलब द पर्सनल डिड नॉट कंप्लाई, डिड नॉट कंफर्म टू द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, तो उनके अगेंस्ट रेमेडियल एक्शंस लेंगे। एंड सिक्स, कभी भी डिफिशियंसीज आइडेंटिफाई होता है इन द ऑपरेशन या डिजाइन ऑफ फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स या फिर कभी नॉन कंप्लायंस होता है तो हम एक्शंस लेंगे, मतलब कि उनको करेक्ट करेंगे जहां पे भी डिफिशियंसी है। इसके बाद है एससी 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एससी 220 क्या कहता है कि द एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद एससी 220। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, एससी 220 में क्या था, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसका नाम है। मतलब एसक्यूसी 1 क्या है, फर्म्स के लिए, जबकि एससी 220 क्या है, ऑडिट के लिए, उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे अप्लाई करता है एससी 220, जबकि एसक्यूसी 1 अप्लाई करता है पूरे फर्म पे। तो अगर उस फर्म पे एसक्यूसी 1 अप्लाई कर रहा है तो उसके उसके स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स पे, किसी किसी एंगेजमेंट पे एसए 220 अप्लाई करेगा। तो देयरफॉर एसए 220 is premised on the basis that the firm is subject to SQC 1. The engagement teams are entitled to rely on the firm's system of quality control unless information provided by the firm or other parties suggest otherwise. इसका क्या मतलब है कि engagement teams can rely on the firm system of quality control, लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आता है चाहे बाय द फर्म या फिर फ्रॉम आउटसाइड जिससे कि ऐसा लगता है कि इस पे रिलायंस नहीं कर सकते हैं, हम लोग इस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं ऑन द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, देन हम लोग इस पे रिलाई नहीं करेंगे। तो इसके बाद एज पर एसए 220 द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स at the engagement level that provide the auditor with reasonable assurance that the audit complies with the professional standards and regulatory and legal requirements, and the auditor's report is issued is appropriate in the circumstances. तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग एसए 220 कि वैसा क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस एंगेजमेंट लेवल पे इंप्लीमेंट करो ताकि ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाए कि ऑडिट कंप्लाई कर रहा है विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, एंड सेकंड, ऑडिटर्स रिपोर्ट इज अप्रोप्रिएट इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। SC 220 is modeled on the lines of SQC 1. It describes responsibilities of engagement partner in relation to the following matters. तो engagement partner की क्या responsibilities हैं regarding SC 220? तो ये responsibilities हैं. Leadership responsibilities for on audit of for quality of audits. Quality of audits engagement partner देखेगा. Second, relevant ethical requirements. तो जो भी ethical requirements होंगे उसके रिगार्डिंग, जो भी कंप्लायंस के रिगार्डिंग जो भी बात हो या एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कम्युनिकेशन करना, एवरीथिंग रिगार्डिंग एथिकल रिक्वायरमेंट्स विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स, सेकंड रिगार्डिंग रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, थर्ड रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स, ये भी एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी होगी। फोर्थ, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स, एंगेजमेंट टीम में कौन कौन होंगे, ये भी असाइनमेंट। फिफ्थ, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एंड सिक्स्थ, मॉनिटरिंग, ये सभी जिम्मेदारी होगी एंगेजमेंट पार्टनर की।
इसके बाद लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स। तो जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो अपनी टीम में, एंगेजमेंट टीम में अप्रोप्रिएट मैसेजेस भेजेगा एंड ऑल्सो एम्फेसाइज करेगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा रिगार्डिंग, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ताकि वो जो वर्क है वो एज पर स्टैंडर्ड्स हो, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड, कंप्लाइंग विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो इनको कंप्लाई करने के लिए मैसेज देगा फॉर्म में एंड कंप्लाई करवाएगा। थर्ड, इशूइंग ऑडिटर्स रिपोर्ट्स दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, ये भी एंगेजमेंट पार्टनर करेगा और रिपोर्ट इशू। फोर्थ, the engagement team's ability to raise concerns without fear of reprisals, एंड ये भी इंश्योर करेगा कि एंगेजमेंट टीम किसी भी कंसर्न को रेज कर सकता है विदाउट एनी फियर, एंड द फैक्ट दैट क्वालिटी एसेंशियल है ये भी बताएगा अपनी टीम में इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट्स। ठीक है, इसके बाद 3.2 relevant ethical requirements. The responsibilities of an engagement partner in relation to ethical requirements in an audit engagement are as under: identifying a threat to independence regarding the audit engagement that safeguards may not be able to eliminate or reduce to an acceptable level. तो एंगेजमेंट पार्टनर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग द एथिकल रिक्वायरमेंट्स कि वो आइडेंटिफाई करे थ्रेट को, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। व्हाट आर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, तो ये इसको आइडेंटिफाई करना। एंड सेकंड, रिपोर्टिंग बाय एंगेजमेंट पार्टनर टू द रिलेवेंट पर्संस विद इन द फर्म टू डिटरमिन appropriate action which may include eliminating the activity or interest that creates the threat or withdrawing from the engagement where withdrawal is legally permitted. तो एंगेजमेंट पार्टनर रिपोर्ट भी करेगा टू द रिलेवेंट पर्संस विद इन द फर्म टू डिटरमिन रिलेवेंट एक्शंस कि क्या क्या वो एक्शंस ले सकता है, अप्रोप्रिएट एक्शंस, ताकि वो थ्रेट्स को, जो भी थ्रेट्स हैं उसको एलिमिनेट कर पाए। एंड सेकेंड, अगर थ्रेट्स एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं तो विड्रॉवल, अगर विड्रॉवल पॉसिबल है तो विड्रॉवल करना, विड्रॉवल करने के रिगार्डिंग भी वो रिपोर्ट करेगा एंगेजमेंट पार्टनर टू द अदर रिलेवेंट पर्संस विद इन द फर्म। ये हो गए इनके रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंगेजमेंट पार्टनर के। इसके बाद एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स। अब ये भी काम किसका है, किसकी जिम्मेदारी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। ठीक है, फिर इसके बाद है असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स। तो असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स ये भी किसकी जिम्मेदारी है, एंगेजमेंट पार्टनर की, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स। It should be ensured by engagement partner that the engagement team and any auditors experts who are not part of the engagement team collectively have the appropriate competence and capabilities to perform the engagement. तो उनके पास necessary capabilities होनी चाहिए and competence होनी चाहिए जो भी engagement team है, and जो experts हैं जो कि engagement team के part नहीं है उनके पास भी capabilities होनी चाहिए। इसके बाद engagement performance। तो एंगेजमेंट पार्टनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसके बाद एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अब ये आता है नेक्स्ट पॉइंट, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। नेक्स्ट पॉइंट, तो मैंने पहले बोला था कि जब लिस्टेड एंटिटीज होते हैं, जो लिस्टेड एंटिटीज होती हैं उन पे अप्लाई करता है ये EQCR फॉर ऑडिट्स ऑफ FS ऑफ EQ लिस्टेड एंटिटीज एंड दोज अदर ऑडिट एंगेजमेंट्स। कुछ अदर ऑडिट एंगेजमेंट भी हो सकते हैं अदर देन लिस्टेड एंटिटीज, उन पे भी अप्लाई कर सकता है, बट ये फॉर्म इनके लिए लिमिट्स सेटअप करेगा कि अदर एंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट ऑफ FS पे क्या लिमिट रहेगा फॉर EQCR and other audit engagements, if any, for which the firm has determined that an engagement quality control review is required, the engagement partner shall, engagement partner इस केस में क्या करता है, EQCR के केस में, determine that engagement partner shall determine that
an engagement quality control reviewer has been appointed. Discuss significant matters arising during the audit engagement. Engagement quality control reviewer है, उसके साथ मैटर्स को डिस्कस करेगा जो भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट. ठीक है, तो वो डिटरमिन करेगा कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज बीन अपॉइंटेड. सेकंड पॉइंट, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर है ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट तो उसको डिस्कस करेगा विद एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. एंड थर्ड, नॉट डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट until the completion of the engagement quality control review. तो जब तक engagement quality control review कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते. ठीक है, इसके बाद the engagement quality control reviewer shall perform an objective evaluation of the significant judgments made by the engagement team and the conclusions reached in formulating the auditor's opinion. तो EQCR क्या करेगा? परफॉर्म करेगा एक ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन regarding the significant judgments made by the engagement team and the conclusions reached in the formulating the auditor's report. The evaluation shall involve discussion of significant matters with the engagement partner. EQCR जो रहेगा वो डिस्कस करेगा regarding the significant matters with the engagement partner, review of FS and the proposed auditor's report. proposed auditor's report को and FS को भी रिव्यू करेगा वो. रिव्यू ऑफ सिलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट जजमेंट्स. तो कोई भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जहां पे इन्वॉल्व है उसके रिगार्डिंग जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रहेगा उसको रिव्यू करेगा. एंड फोर्थ, इवेल्युएशन ऑफ कंक्लूजन्स रीच्ड इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट. जो भी कंक्लूजन्स रीच्ड हुआ उसको इवेल्युएट करेगा. तो क्या क्या रिव्यू करेगा? एफएस एंड द प्रपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट. फिर रिव्यू करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिस्कस करेगा एंड इवेल्युएट करेगा कंक्लूजन्स रीच्ड को इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट. फॉर ऑडिट ऑफ एफएस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर on performing an engagement quality control review shall consider the following. The engagement team's evaluation of the firm's independence in relation to the audit engagement, whether appropriate consultation has taken place in matters involving differences of opinion, and whether the audit documentation selected for review reflects the audit work performed in relation to the significant judgments. ये हमने पहले भी पढ़ लिया है. तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रहा होगा तो इन बातों को भी ध्यान में रखेगा. रिगार्डिंग द एंगेजमेंट टीम्स इवैल्यूएशन ऑफ फर्म्स इंडिपेंडेंस. सेकंड, whether appropriate consultations have been taken place जहां पे differences of opinion है. And third, whether audit documentation selected for review reflects the work performed in relation to the significant judgments made and support the conclusions reached. ठीक है. डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, जैसा मैंने पहले भी बताया, कभी भी अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आ जाता है तो उस केस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर या फिर एंगेजमेंट टीम के बीच में एंड एंगेजमेंट टीम जिससे भी कंसल्टेशन ले रहा है उनके बीच में, तो उस केस में जो फर्म्स की जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स है फॉर डीलिंग विद एंड रिजॉल्विंग द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन उसे फॉलो करेंगे हम. जैसे कि किसी दूसरे फर्म से हम कंसल्ट कर सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी से हम कंसल्ट कर सकते हैं. ये हो गया हमारा. इसके बाद है मॉनिटरिंग. तो मॉनिटरिंग में क्या है? द एंगेजमेंट पार्टनर शैल कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ द फर्म्स मॉनिटरिंग प्रोसेस as evidenced in the latest information circulated by the firm and if applicable other network firms and whether deficiencies noted in that information may affect the audit engagement. मतलब कि एंगेजमेंट पार्टनर मॉनिटरिंग प्रोसेस के रिजल्ट्स को कंसिडर करेगा एंड अदर नेटवर्क फर्म्स हैं उनके भी मॉनिटरिंग प्रोसेस को कंसिडर करेगा एंड ये चेक करेगा कि क्या डिफिशियंसीज कोई नोटेड हुआ, क्या कोई डिफिशियंसीज हैं, एंड अगर डिफिशियंसीज हैं तो क्या वो ऑडिट एंगेजमेंट को अफेक्ट करेंगे. इसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन क्या है? द एंगेजमेंट पार्टनर शैल डॉक्यूमेंट फॉलोइंग मैटर्स पर्टेनिंग टू एन ऑडिट एंगेजमेंट. तो एंगेजमेंट पार्टनर किन चार चीजों को डॉक्यूमेंट करेगा? इश्यूज आइडेंटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट. सेकंड, कंक्लूजन्स ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स. थर्ड, conclusions reached regarding the acceptance and continuance of client relationships and audit engagements. And fourth, nature and scope of and conclusions regarding जो भी हमने consultation लिया. एक हो गया consultation, एक हो गया regarding acceptance and continuance, एक हो गया independence requirement, and next is issues identified with respect to compliance.
इसके बाद तो बिसाइड्स जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है वो क्या डॉक्यूमेंट करेगा कि जो ऑडिट एंगेजमेंट जो रिव्यू हो चुका है उसमें इन तीन चीजों को और वो डॉक्यूमेंट करेगा। किन चीजों को? द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय द फर्म्स पॉलिसीज ऑन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैव बीन परफॉर्म्ड, कि जो प्रोसीजर्स है रिक्वायर्ड बाय द फर्म्स पॉलिसीज हैव बीन परफॉर्म्ड। सेकंड, the engagement quality control review has been completed on or before the date of auditor's report. And third, the reviewer is not aware of any unresolved matters. ये मैंने पहले भी बता दिया था कि जो प्रोसीजर्स है वो परफॉर्म हो गए हैं। सेकंड, जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है वो पहले कंप्लीट हो चुका है बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट। एंड थर्ड, कि कोई भी अनरिजॉल्व मैटर्स नहीं है। ठीक है, तो ये तीन चीजों को डॉक्यूमेंट करेगा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो ये चार चीज जो अबव थे, उसके अलावा ये तीन और चीजों को, ये चार चीज जो डॉक्यूमेंटेशन है ये एंगेजमेंट ये एंगेजमेंट पार्टनर डॉक्यूमेंट करेगा। एंड ये तीन चीजें एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर डॉक्यूमेंट करेगा। इसके बाद देखेंगे एसक्यूसी 1 वर्सेस एसए 220 की डिफरेंसेस इन नेचर, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने देखा था पेज 2 में ही डिफरेंस, बट यहाँ पे भी देखेंगे पेज 2-3 में इनिशियली, बट यहाँ पे भी डिफरेंस देखेंगे, ये टेबुलर फॉर्मेट में है डिफरेंस। तो एसक्यूसी 1 applies to the entire firm and fixes the responsibility of firm to be assumed by CEO and managing partners. Entire firm पे लगता है एसक्यूसी 1, जबकि एसए 220 applies only to particular engagement. Audit engagement and engagement partner takes the full responsibility. एसए 220 applicable to audit engagements only, जबकि ये एसक्यूसी 1 is applicable to audits भी, reviews भी and other assurance and related services सब पे अप्लाई करता है एसक्यूसी 1, क्योंकि ये एंटायर फॉर्म पे अप्लाई करता है, सिर्फ ऑडिट पे नहीं। जबकि एसए 220 सिर्फ उस ऑडिट एंगेजमेंट पे अप्लाई करता है, तो सिर्फ ये ऑडिट एंगेजमेंट पे ही अप्लाई करता है, अदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट अप्लाई नहीं करता। थर्ड, SQC1 relates to setting up of quality control system consisting of policies and procedures for firm as a whole. जबकि एसए 220 it deals with responsibilities of engagement teams to implement quality control procedures that are applicable to audit engagements. तो यहाँ पे जो जो भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स बनेंगे ऑडिट एंगेजमेंट्स के लिए बनेंगे एसए 220 में, जबकि एसक्यूसी 1 में वो पूरे फर्म एज अ होल के लिए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनेंगे। इसके बाद SQC1 pertains to establishing a system of quality control designed to provide firm with a reasonable assurance that the firm and its personnel comply with professional standards and regulatory and legal requirements so that for reports issued by firm or engagement partners appropriate in circumstances. And SA 220 का अगर देखें तो it is premised on the basis that firm is subject to SQC1. Therefore, SQC1 is a sine qua non for applicability of SA 220. मतलब SQC1 must be applicable for the applicability of SA 220. मतलब SQC1 is a prerequisite for the purpose of SA 220. It is within overall context of firm's system of quality control. Engagement teams implement quality control procedures applicable to audit engagements. इसके बाद अगला टॉपिक है मैकेनिज्म्स फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इसमें तीन मैकेनिज्म्स हैं, वन इज पीयर रिव्यू बोर्ड, सेकेंड इज क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड थर्ड इज नफरा NFRA। तो पीयर रिव्यू बोर्ड जो है वो सेटअप किया जाता है बाय द काउंसिल ऑफ आईसीआई काउंसिल के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है पीयर रिव्यू बोर्ड। एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड इज टू एंश्योर दैट इन कैरिंग आउट एश्योरेंस असाइनमेंट्स टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं इंक्लूडिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लाइड विद बाय द मेंबर्स ऑफ आईसीआई। एंड सेकंड, proper systems are in place including documentation thereof which amply demonstrates quality of assurance services provided by members. तो देखो मैंने अभी तक क्या बोला, पीयर रिव्यू बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द काउंसिल ऑफ आईसीआई, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इनके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहा है बाय द जो भी आईसीआई के मेंबर्स हैं वो कंप्लाई कर रहे हैं, उनको टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहे हैं। एंड सेकंड, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग या फिर अदर सिस्टम्स के भी रिगार्डिंग प्रॉपर सिस्टम्स आर इन प्लेस। डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर प्रोसेस के रिगार्डिंग प्रॉपर सिस्टम्स आर इन प्लेस
which amply demonstrates quality of assurance services provided by members. जो peer review होता है वो होता है for enhancing the quality of professional work. ठीक है. And peer review means an examination and review of the systems and procedures to determine whether the same has been put in place by the practicing unit for ensuring the quality of assurance services. क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो भी सिस्टम्स एंड प्रोसेसर्स को इन प्लेस होना चाहिए, क्या वो इन प्लेस है या नहीं, इसके लिए होता है पीयर रिव्यू. अब वंस द प्रैक्टिस यूनिट इज सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू, its assurance engagement records pertaining to the peer review period are subject to examination and review by the peer reviewer. एक बार कोई भी प्रैक्टिस यूनिट अगर उसको उस पे पीयर रिव्यू लग जाता है, डेट इज सब्जेक्टेड टू पीयर रिव्यू, तो उनके जितने भी एश्योरेंस एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स हैं वो सभी उसके दायरे में आ जाएंगे, पीयर रिव्यूअर के दायरे में. अब पीयर रिव्यूअर का मन है कि कौन कौन से ऑडिट को या कौन कौन से ऑडिट के कौन कौन से एंगेजमेंट के कौन से स्पेसिफिक पार्ट को उसको चेक करना है. On completion of this exercise, a peer review certificate is issued in case of unqualified report issued by peer reviewer. अभी देखो peer reviewer या तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर सकता है या फिर क्वालिफाइड रिपोर्ट. ओके, तो देखो peer review के केस में दो चीजें हो सकती है, या तो वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा या अनक्वालिफाइड. अगर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देता है तो peer review सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा उसको. बट अगर अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करता है तो उस केस में जो पीयर रिव्यूअर है वो इन्फॉर्म करेगा प्रैक्टिसिंग यूनिट को कि जो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं किया जा सकता है, एंड उसका रीजन भी देगा. एज वेल एज वो इन्फॉर्म भी करेगा कि एक ड्यू डेट को के बारे में इन्फॉर्म करेगा फॉर कंडक्टिंग अ फॉलो अप रिव्यू. इसके बाद एक और रिव्यू होगा ताकि वो चीजें ठीक हुई हैं या नहीं वो देखने के लिए जो भी इश्यूज थे. So this was all about peer review, which is constituted by Council of ICAI. ठीक है. इसके बाद आता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड. अब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसमें मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द काउंसिल ऑफ आईसीआई. अब इनके क्या फंक्शंस हैं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के? एक तो काउंसिल को रिकमेंड करना, जो आईसीआई काउंसिल है उसको रिकमेंड करना रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट. ठीक है. सेकंड, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को रिव्यू करना, जो मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हैं आईसीआई के मेंबर्स हैं जो वो जैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रिव्यू करना. तो एक तो रिकमेंड करना काउंसिल को किस टाइप के सर्विस को प्रोवाइड करना चाहिए एंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए. सेकंड, रिव्यू करना. एंड थर्ड, मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट को गाइड भी करना टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. तो रिव्यू, रिकमेंड एंड गाइड करना रिगार्डिंग द क्वालिटी टू द मेंबर्स ऑफ आईसीआई, ये काम है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का. इसके बाद आता है नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. It has been constituted under section 132(1) of the Companies Act 2013. मतलब दिस इज a statutory body. तो इनके दो ड्यूटीज हैं. फर्स्ट ड्यूटी इज टू मॉनिटर एंड ओवरसी कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को आप कंप्लाई कर रहे हो या नहीं ये मॉनिटर करना. एंड सेकंड, टू ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशंस एसोसिएटेड विद इंश्योरिंग कंप्लायंस. तो जो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो प्रोफेशंस दे रहे हैं उसको ओवरसी करना, देखना कि कैसे सर्विसेज दे रहे हैं. तो एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर रहे हो या नहीं. एंड सेकंड, क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी देखना कि क्वालिटी ऑफ सर्विस आप कैसा दे रहे हो. ठीक है, ये हो गया. अब देखो, सच कंपनीज इंक्लूड लिस्टेड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एंड अदर कंपनीज एज प्रोवाइडेड अंडर रूल 3. तो नफरा किन पे लगता है, किन पे अप्लाई होता है? एक तो लिस्टेड एंटिटीज पे, सेकंड बैंकिंग कंपनीज पे, थर्ड इंश्योरेंस कंपनीज पे, एंड फोर्थ वैसी कंपनीज जो कि रूल 3 के अंदर आती हैं, अंडर नफरा रूल्स 2018. ठीक है. Therefore, overseeing quality of audit services of listed companies falls under the purview of NAFRA. तो listed companies का quality services NAFRA देखेगा. So QRB can review quality of audit services provided by the members of institute only respect of entities other than those specified under Rule 3. तो जो रूल 3 वाले जो एंटिटीज हैं तो उन एंटिटीज को देखेगा नफरा, लिस्टेड एंटिटीज के क्वालिटी को देखेगा नफरा, बैंकिंग एंटिटीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इन सभी के जो क्वालिटी ऑफ द सर्विस है उसको ओवरसी करेगा नफरा. बट जो अदर देन रूल 3 वाले कंपनीज हैं उनको देखेगा क्यूआरबी. सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1 ऑफ ऑडिट.
एंड अब इसके बाद हम लोग ये की टेकअवेज में समरी दिया है इसका, एंड इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।